हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है मार्किंग टूल। मार्किंग टूल को पढ़ने से पहले हम लोग मार्किंग मीडिया के बारे में जानेंगे कि मार्किंग मीडिया कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, निशान लगाने वाले जो औजार हैं यह कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया एक माध्यम होता है मार्किंग के लिए। अलग अलग जगहों पर यह मार्किंग की जा सकती है, जैसे कच्ची मार्किंग, मीडियम साइज़ की मार्किंग या फिर पक्की मार्किंग। कच्ची मार्किंग से हमारा अभिप्राय ऐसा है जैसे कि बोर्ड पर की गई मार्किंग। बच्चों को पढ़ाते समय हमें वहाँ पर चौक की आवश्यकता पड़ती है, वह मार्किंग परमानेंट नहीं होती है। उसी प्रकार कपड़े के ऊपर की गई मार्किंग यह भी हल्की होती है, ताकि जब कटाई की जाए उस समय वह निशान दिखाई दे। लेकिन जैसे ही उससे सिलाई कर दी जाती है तो एक या दो धुलाई के बाद वह मार्किंग स्वतः ही हट जाती है। इसके बाद आता है पार्शन ब्लू। पार्शन ब्लू जो होता है यह हम वुडन के कार्यों में लेते हैं। जी हाँ, लकड़ी के कार्यों में या लकड़ी पर मार्किंग करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। आगे देख रहे हैं हम कॉपर सल्फेट, नीला तोता। जी हाँ, यह जो है यह काम में लिया जाता है हमारे पत्थरों पर मार्किंग के लिए। जी हाँ, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे कारीगर होते हैं वह एक धागे पर जो है इस नील को लगा करके क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, कार्यों को जांचते रहते हैं। तो यह वहाँ पर काम में लिया जाता है, जिसे हम कॉपर सल्फेट या नीला तोता कहते हैं। इसके बाद अगला आता है लेआउट डाई। लेआउट डाई जो होती है यह शीट मेटल या हम ये कहें कि जो हमारी धातु है वहाँ पर मार्किंग के लिए काम में लिया जाता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं सफाई वाले औजार। जी हाँ, क्लीनिंग टूल। क्लीनिंग टूल की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम जो हमारी सतह है या हम ये कहें कि जैसे कोई भी कार्य किया जाता है शीट मेटल पर या फिर मेटल पर, तो वहाँ पर वह शीट कोई खुरदरी हो सकती है, ख़राब हो सकती है, या फिर हम ये कहें कि चिकनी हो सकती है। तो उन जगहों को साफ़ करने के लिए या हम ये कहें कि उनके ऊपर लगे हुए जैसे कोई पैकिंग है उसे हटाने के लिए, कार्बन को हटाने के लिए हमें यहाँ पर सफाई वाले औजारों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये साधारणतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले स्क्रैपर आता है। स्क्रैपर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, फ्लैट स्क्रैपर, ट्राइंगुलर स्क्रैपर और हाफ राउंड स्क्रैपर। इसके बाद हम बात करते हैं वायर ब्रश की। वायर ब्रश जो होता है यह भी क्लीनिंग टूल में आता है। एमरी पेपर जो होता है यह भी हमारे क्लीनिंग टूल में आता है, जिसे रेजमाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं निशान लगाने वाले औजार। जी हाँ, निशान लगाने के लिए भी हमें वहाँ पर क्या चाहिए होती हैं, कुछ औजारों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले हम नीचे ज़मीन पर बैठकर मार्किंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कोई एक टेबल चाहिए होगी ताकि उसे सीधा रख करके क्या किया जा सके, मार्किंग की जा सके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हमें कार्य करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक बुक पर जो है पेंसिल के द्वारा मार्किंग की जा रही है या कार्य किया जा रहा है, तो अगर हमें सही मार्किंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक टेबल चाहिए होती है, क्योंकि हम उसे हाथ में रख करके कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हमें शीट मेटल या मेटल पर कार्य करने के लिए भी एक टेबल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो टेबल होती है हम ज़्यादातर मेटल की काम में लेते हैं। इस मेटल में भी अगर हम बात करें तो इसकी जो लेग होती है यह कास्ट आयरन की बनी होती है और इसकी जो प्लेट होती है यह माइल्ड स्टील की बनी होती है। के बाद आती है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट जो होती है यह किसी भी जॉब की सरफेस या हम ये कहें कि समतल सतह की जांच करने के लिए काम में लिया जाता है। जिसके लिए हम बात करें कि यह साधारणतः 3 प्रकार की होती है, ग्लास टाइप, ग्रेनाइट टाइप या फिर हम ये कहें ग्रे कास्ट आयरन, मेटल के आधार पर। जो हमारा कास्ट आयरन की प्लेट है ये सबसे ज़्यादा वर्कशॉपों में काम में ली जाती है और यह साधारणतः आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के आधार पर मार्केट में मिलेगी। जी हाँ, जैसे कि अगर आपको लंबाई और चौड़ाई जो है 50x50 की है तो आपको उसकी मोटाई भी 2.5 सेंटीमीटर की मिलेगी। यदि आपको अगर लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, जैसे कि आपको 50 से अधिक अगर 100x100 चाहिए, तो उसकी मोटाई भी आपको क्या कर देनी पड़ेगी, वहाँ पर बढ़ी हुई मिलेगी, जो कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए, जैसे कि 150, तो वहाँ पर इसकी मोटाई जो है 7 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। इसके बाद आगे आता है डिवाइडर। डिवाइडर जो होता है यह किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसका जो मटेरियल है यह भी हाई कार्बन स्टील का होता है। इसके बाद अगला आता है स्क्राइबर। स्क्राइबर जो होता है इसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील होता है और यह मैकेनिक की पेंसिल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, शीट मेटल हो या मेटल पर मार्किंग के लिए इसे काम में लिया जाता है।
साधारणतः जो होता है, जब आप इसको इस तरीके का आप स्क्राइबर देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसके ऊपर एक जो इसका भाग है यह हल्का सा 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ दिखाई देगा। बीच वाला जो हिस्सा होता है इसमें नर्लिंग की जाती है ताकि हाथ से फिसले ना, और आगे का हिस्सा देखेंगे तो ये आपको काफ़ी तीखा मिलेगा जो कि मार्किंग के लिए काम में लिया जाता है। ये साधारणतः जो मार्किंग वाले औजार हैं यह हमारे हार्ड व टेम्पर किए हुए होते हैं ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो। इसके बाद अगला आता है ट्रेमल। जी हाँ, यह वृत्त या बड़े जो चाप हैं वह काटने के लिए काम में लिया जाता है। इसका जो मेटल है वो भी हाई कार्बन स्टील होता है। इसकी जो पिन होती है, या हम ये कहें कि इसकी जो स्क्राइबर होता है, जो आगे का भाग होता है जिससे हम क्या करते हैं मार्किंग करते हैं, यह भी हार्ड व टेम्पर किए हुए होते हैं। और इसका जो प्रयोग है 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक के जो वृत्त है वह बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं सरफेस गेज। सरफेस गेज जो होता है इसे यूनिवर्सल सरफेस गेज भी कहते हैं। यदि एक से अधिक एक समान मार्किंग हमें करनी है तो वहाँ पर हम इसे काम में लेते हैं। इसके बाद अगला आता है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक, इसका मटेरियल भी हाई कार्बन स्टील होता है। यह साधारणतः किसी गोल पाइप को पकड़ने में या फिर किसी गोल छड़ के ऊपर मार्किंग करने, ड्रिल करने के लिए काम में लिया जाता है। वी ब्लॉक साधारणतः दो तरीके के होते हैं। एक तो साधारण टाइप होता है जिसके लिए हमें क्लैंप मिलेगा और उसे क्लैंप के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी रोड को या पाइप को पकड़ा जा सकता है। या फिर आपको एक मैग्नेटिक वी ब्लॉक मिलेगा जिसके अंदर स्विच में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑन और ऑफ, जिसमें आपने अगर इसे ऑन किया तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा और यहाँ पर पाइप को पकड़ा लेगा। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, ड्रिल या उस पर निशान लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है पंच। पंच जो होता है यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसे भी हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है सेंटर पंच जो कि 90 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है। और जो 90 डिग्री का जो कोण होता है यह इसके आगे की टिप होती है। जब इसके आगे की टिप देखी जाएगी तो यह 90 डिग्री के एंगल पर होती है। यहाँ हम ये कहें कि इसके द्वारा जब भी क्या किया जाएगा, किसी शीट पर रख करके जब पंच किया जाएगा तो यह जो कोण है यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके माध्यम से हम लोग जो है ड्रिल जहाँ पर भी की जानी है तो ड्रिल के लिए शीट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, पूछा जाता है कि ड्रिल के लिए यदि हमें किसी पंच की आवश्यकता है कि हम किसके द्वारा इसकी शीट बनाएंगे तो वहाँ पर सही जवाब होगा सेंटर पंच। इसके बाद आता है डॉट पंच। डॉट पंच जो होता है यह क्योंकि हम स्क्राइबर द्वारा क्या करते हैं, जो हमारे जॉब होते हैं उसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं, लेकिन पानी पड़ने पर स्क्राइबर की लाइनें छिप जाती है, दिखाई नहीं देती है। उस समय हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि वहाँ पर यह छुप जाती है तो हम गलत दिशा में जा कर के कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हम साधारणतः डॉट पंच को प्रयोग में लेते हैं, जिसका जो कोण है आगे का यह 60 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक उदाहरण में कि यहाँ हमने स्क्राइबर द्वारा लाइन की है। अब इसे जब काटा जाएगा तो यहाँ पर पानी पड़ने के कारण यह ओझल हो जाती है, लेकिन चूंकि डॉट पंच है तो यह वहाँ पर उभरे हुए दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पर गाइड का काम करते हैं। आगे चलते हैं प्रिक पंच। प्रिक पंच जो होता है इसका जो आगे की टिप होती है, या हम ये कहें इसके आगे का जो पिन वाला भाग होता है यह 30 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है। इसके माध्यम से हम किसी भी शीट में यदि मार्किंग करनी है तो पतली शीट में मार्किंग करनी हो या फिर उसमें हल्का होल करना हो, छोटा होल करना हो, तो भी हम वहाँ पर प्रिक पंच को काम में ले सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि शीट मेटल कार्यों में यदि हमें मार्किंग करनी है तो हम किस प्रकार के पंच को काम में लेते हैं, तो वहाँ पर सही जवाब होता है प्रिक पंच। उसके बाद आता है पिन पंच। पिन पंच जो होता है इसके आगे का जो भाग होता है यह पिन की तरह होता है, काफ़ी यह तीखा नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं कि एक समान होता है, रोड के समान होता है। इसको जो है ज़्यादातर कार्य जैसे कि इंजन में अगर हम ऑयल पंप लगाते हैं या फिर आपने देखा होगा किसी शाफ्ट पे कोई गियर लगा हुआ है तो गियर को लगाने या रोकने के लिए किसी शाफ्ट में क्या करना पड़ता है, हमें किसी लॉक को काम में लेना पड़ता है। हम ये कहें कि पिन लॉक यहाँ पर लगाया जाता है। तो इस पिन को निकालने या लगाने के लिए जो है हमें पिन पंच की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बाइकों में भी ज़्यादातर देखा गया है कि अगर चेन की जो कड़ी है निकालने के लिए भी हम वहाँ पर पिन पंच को काम में ले सकते हैं। इसके बाद आगे आता है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच जो होता है ये आपको कई तरीके के मिलते हैं, जैसे कि लेटर में या नंबर में मिलते हैं। इसके द्वारा मार्किंग को काम में लिया जाता है। जब इसे काम में लिया जाता है तो यह भी अपनी छाप या हम ये कहें कि वहाँ पर मार्किंग कर देता है, इसीलिए इसे सॉलिड पंच के नाम से जाना जाता है। और अंत में आता है होलो पंच। होलो पंच जो होता है यह किसी चादर में
या हम कहें कि किसी शीट में, अब ये चाहे कागज़ की हो, मेटल की हो, ठीक है, गत्ते की हो, रबड़ की हो, तो वहाँ पर होल करने के लिए यह काम में ली जाती है। वैसे साधारणतः होलो पंच इस तरीके का होता है, भारी या पतली जो शीटें होती हैं उनमें छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन इस तरीके के होलो पंच हम लोगों ने जैसे कि पेपर में होल करने के लिए, या फिर हमने देखा होगा बेल्टों में या किसी रबड़ की शीटों में होल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यह भी एक होलो पंच के ही क्या है, प्रकार होते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।